सो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कंगुवा मूवी को, जो हाल ही में रिलीज की गई है, जिसमें मेन रोल में हमको सूर्या दिखाई देंगे और विलेन बने हैं बॉबी देओल। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन को। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सब सभी को मिलते रहे। तो मूवी के रिव्यू के बारे में हम बात करेंगे लास्ट में, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक रशियन लैब को देखते हैं। इस लैब के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जिनके ऊपर कुछ टेस्ट हो रहे हैं, और इस टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई है और हम देखते हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है। उनमें से एक बच्चा उधर से भाग जाता है, यानी कि लैब से भाग जाता है, और पूरे हाई सिक्योरिटी एंड रशियन सोल्जर्स उस बच्चे के पीछे लग जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। खैर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है गोवा की तरफ, जहां पर हम फ्रांसिस नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं, और जो फ्रांसिस का रोल है वो सूर्या ने इस मूवी में निभाया है, जो कि इस मूवी का लीड कैरेक्टर है। और फ्रांसिस है एक बाउंटी हंटर्स। बाउंटी हंटर्स का मतलब होता है जो काम पुलिस से नहीं होता या किसी अपराधी को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है तो फ्रांसिस उसको पकड़ के लाता है और बदले में पुलिस से मनमाना पैसा लेता है। एक दिन पुलिस कमिश्नर फ्रांसिस को एक अपराधी को पकड़ने के लिए बोलता है जिसका नाम डिसूजा होता है, जिसके बदले में वो फ्रांसिस को 5 लाख रुपए देने वाला है। अब यहाँ पर काफी मशक्कत के बाद फाइनली फ्रांसिस डिसूजा को पकड़ लेता है, और जब वो डिसूजा को पकड़ने के लिए जाता है तब वहां पर वही बच्चा आ जाता है जो लैब से भागा हुआ था। अब वहां पर फ्रांसिस और डिसूजा के बीच में थोड़ी हाथापाई होती है, जिसके चलते फ्रांसिस डिसूजा को गोली मार देता है, और उसको ये सब करते हुए वो बच्चा देख लेता है। अब यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करते हैं कि वो बच्चा फ्रांसिस को देखे जा रहा था। वो 1 मिनट के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपका रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे कुछ फ्लैशबैक्स याद आ रहे हो, जो कि उसी से ही जुड़े हुए हो, मानो पुनर्जन्म टाइप का कुछ। अब फ्रांसिस डिसूजा को मारकर वहां से जाने लगता है तो वो उस बच्चे को भी अपने साथ ले आता है। अब यहाँ पर रशियन माफिया को पता चल जाता है कि वो बच्चा गोवा में है, और वो उस बच्चे को पकड़ने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ आ जाते हैं, और वो लोग अंधाधुंध गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। उनमें से एक गोली फ्रांसिस की भी लग जाती है, जिसकी वजह से फ्रांसिस घायल हो जाता है, और वो लोग उस बच्चे को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब जैसे वो उस बच्चे को लेकर जाने लगते हैं, फ्रांसिस भी उनका पीछा करने लगता है। अब यहाँ पर उस बच्चे के साथ फ्रांसिस का ऐसा क्या रिश्ता था जिसकी वजह से उसे बचाने के लिए वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहा था, जिसको वो जानता भी नहीं था। तो उसके साथ ऐसा क्या हो रहा था, ये सब हम जानेंगे इसके फ्लैशबैक में। तो यहीं से हमारी कहानी पहुंच जाती है पास्ट में। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं समुद्र के अंदर तूफानी जहाजों को, और ये जहाज होते हैं रोमन राजा के, जो कि भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था, और इसीलिए वो भारत के क्षेत्र में आ चुका था अपने तूफानी जहाजों के साथ। अब उसे समुद्र में 5 द्वीप नजर आते हैं, जिनमें से एक द्वीप उसे चाहिए था जहां पर वो अपने सैनिकों को रख सके और उन सैनिकों का विस्तार कर सके, जिनकी मदद से वो भारत पर कब्जा कर सके। और इन 5 द्वीपों में अलग अलग खूबियों के लोग रहते थे। वो कारविंक, खडू मंगियार, आरिकिंक और पेरूमची, इस तरीके से ये 5 द्वीपों के नाम होते थे। यहाँ पर अलग अलग तरह की जनजातियां रहा करती थी। यहाँ पर 5 द्वीपों के लोगों की अलग अलग खासियत थी। किसी द्वीप के लोग जड़ी बूटियां बनाते थे जो लोगों की मदद किया करते थे, तो किसी द्वीप में एकदम राक्षस टाइप के यानी कि युद्ध करने वाले लोग रहा करते थे। और पेरूमची का जो द्वीप था उसे योद्धाओं का द्वीप कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे योद्धा मारे जाते थे। खैर उसके बाद हमें रोमन राजा का जहाज दिखाया जाता है, जिसमें हम मियां सीन को देखते हैं। मियां सीन एक बंजारा होता है जो कि 5 द्वीपों में जिसका आना जाना होता रहता था, और वह सिर्फ पैसे से मतलब रखता था। रोमन राजा उसे सोने के सिक्के का लालच देकर किसी एक गांव में कब्जा करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। मियां सेन कहता है कि आपको इन 5 द्वीपों में से कौन सा द्वीप चाहिए अपनी सेना को रखने के लिए, और वो रोमन राजा पेरूमची द्वीप को चुनता है। उसके बाद मियां सेन एक गोरुआ नाम के आदमी को बुलाता है, जो कि पेरूमाची का ही आदमी होता है, और वो पेरूमाची के राजा का बिल्कुल खास है, जो उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अब गेरुआ उस रोमन राजा को बोलता है कि जब तक पेरूमाची के राजा का बेटा जिंदा है तब तक तो आप पेरूमाची पर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बहुत ही बलवान योद्धा है, जिससे लड़ना मतलब मौत को अपने गले लगाने के बराबर है। और पेरूमाची के सरदार के बेटे का नाम है कंगुबा, और कंगुबा का रोल यहाँ पर सूर्या ने प्ले किया है। खैर उसके बाद कोडुबा का ये प्लान होता है कि वो पेरूमाची जाकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वहां के 1000 सैनिकों को मार देगा, ताकि पेरूमाची साम्राज्य बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए और रोमन साम्राज्य उस पर कब्जा कर ले। अब ऐसा करने के लिए कोडुबा अपनी बीबी और अपने बेटे के साथ सीधा पेरूमाची चला जाता है, और उसकी फैमिली को देखकर हमें यहाँ पर पता लगता है कि कोडुबा के बेटे का नाम होता है पूर्वा, जो कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जेटा है। सो गाइज मैं आपके लिए बता दूं, जेटा उसी बच्चे का नाम है जो कि उस लैब से भाग गया था। खैर हम देखते हैं कोडुबा अपनी फैमिली को लेकर सीधा पेरूमाची आता है और वहाँ के राजा से मिलता है, एंड वो पेरूमाची के राजा से बोलता है कि विदेश से बहुत ही बड़ा राजा आया है, और वह राजा ने पेरूमाची के लोगों के बारे में काफी अच्छी बातें सुनी है। उसने ये सुना है कि यहाँ के लोग काफी बहादुर और ताकतवर हैं, वो लोग हथियार बनाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हैं, और इसीलिए वो विदेशी राजा यही चाहता है कि पेरूमाची के लोग हथियार बनाने में उसकी मदद करें, ताकि वो अपने लिए कई सारे पावरफुल हथियार बना सके, और इस काम के लिए वो राजा उन्हें पैसे भी देगा। और इसके लिए कोडुबा पेरूमाची के राजा से कहता है कि वो अपने कई सारे सैनिकों को उसके साथ भेजे। ये प्रस्ताव पेरूमाची के राजा को बहुत पसंद आता है, और इसीलिए वो अपने 100 सैनिकों को कोडुबा के साथ भेज देता है। कोडुबा उनके
100 सैनिकों को लेकर के जंगल के रास्ते से जा रहा होता है और बीच रास्ते में वो उन सबको रोक देता है एंड वो उनसे कहता है कि वो यहाँ पर आराम कर सकते हैं, पर असल में ये सारी कोडुबा की चाल होती है, क्योंकि पेरुमाची के 100 सैनिक जैसे यहाँ पर रुकते हैं वैसे ही कोडुबा अपने गुंडों को बुला लेता है, जिन्हें उसने इस जगह पर पहले ही छुपा के रखा हुआ था। और इसीलिए अगले पल कोडुबा अपने सारे गुंडों के साथ मिलकर पेरुमाची के उन 100 सैनिकों को मार देता है और सबूत के तौर पर उन सबका दाहिना हाथ काट लेता है एंड वो उन्हें ले जाकर सीधा रोमन साम्राज्य को दे देता है। और इस काम के बदले में रोमन साम्राज्य उसे 200 सिक्के देता है, यानी कि हर एक सैनिक को मारने के 2 सोने के सिक्के। अब इसके बाद ही कोडुबा फिर से पेरुमाची आता है एंड वो पेरुमाची के राजा से कहता है कि जो विदेशी राजा हमारे लोगों के काम से काफी खुश है, इसीलिए वो 100 सैनिक और मांग रहा है ताकि वो और ज्यादा हथियार बना सके। अब ये सुनकर पेरुमाची का राजा फिर से 100 सैनिक उसके साथ भेज देता है और कोडुबा फिर से प्लान के मुताबिक उन 100 सैनिकों को वहीं पर रोक लेता है, यानी जंगल के बीच रास्ते में, और वो उनसे आराम करने के लिए बोलता है जहां उसने पुराने 100 सैनिकों को मारा था। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पेरुमाची के इन 100 सैनिकों में से एक सैनिक ऐसा होता है जिसका दाहिना हाथ कटा हुआ था। और फिर यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, इसमें हम ये देख पाते हैं कि जब कोडुबा 100 सैनिकों को धोखे से मार रहा होता है तब वहां से उनमें से एक सैनिक बचकर भाग जाता है, लेकिन भागने से पहले उसने अपना दाहिना हाथ काट कर वहीं पर छोड़ दिया था ताकि कोडुबा के 100 हाथों की गिनती कम ना हो। इसीलिए वो यहाँ से बचकर भाग जाता है और वहां जाकर राजा के लिए सारी सच्चाई बता देता है। अब इसका सीधा मतलब ये था कि पेरुमाची के लोग अब कोडुबा की सारी सच्चाई जान चुके थे और अब ये 100 सैनिक यहाँ पर जानबूझकर आए थे। और इसी के साथ यहाँ पर एंट्री होती है हमारे कंगवा की, यानी कंगुबा की, जो कि पेरुमाची के सरदार का बेटा होता है, यानी कि वहां का राजकुमार होता है। और इसीलिए कंगुबा भी यहाँ पर आया था और वो कोडुबा और उसके सारे साथियों को बुरी तरीके से मारता है, लेकिन कोडुबा को वो जिंदा पकड़ लेता है और उसके बाद वो कोडुबा को वापस पेरुमाची बांध कर लेकर आता है और सबके सामने उसे जिंदा जला देता है। लेकिन तब कोडुबा जलकर मर रहा होता है, उसी टाइम पेरुमाची के सारे लोग ही डिमांड करते हैं कि कोडुबा के साथ साथ उसकी वाइफ और उसके बेटे को भी जलाकर मार दिया जाए। लोगों की ये सारी बातें सुनकर कोडुबा की वाइफ बहुत डर जाती है और इसीलिए वो अपने बेटे पूर्वा के हाथ को कंगुबा के हाथ में दे करके और उसे वचन मांगती है कि तुम मेरे बेटे की हिफाजत करोगे, और फिर आग में जाकर कूद जाती है और उसकी भी वहीं पर डेथ हो जाती है, यानी वो भी जलकर मर जाती है। उसके मर जाने के बाद गांव के सभी लोग पूर्वा को मारने के बारे में भी बोलते हैं और वो कहते हैं कि इसको भी मार दिया जाए, लेकिन कंगवा उन सबको ऐसा करने से रोक देता है और वो उन सभी से कहता है कि पूर्वा आज से मेरा बेटा है, इसलिए वो किसी को भी पूर्वा को मारने नहीं देगा। इसी के साथ कंगुवा अपने सारे लोगों से कहता है कि कोडुबा ने जो कुछ भी किया उसकी गलती की सजा सिर्फ उसे मिलेगी, उसके परिवार को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और फिर ये सब करके कंगुबा पूर्वा को बचा लेता है और फिर उसी दिन से वो पूर्वा को अपने बेटे की तरह पालने लग जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं रोमन सम्राट को, जिसका प्लान अब पूरी तरीके से फेल हो गया था एंड उसे अब पेरुमाची को जीतने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तभी वहां पर मियासेन आता है और सम्राट के लिए बताता है कि पेरुमाची द्वीप की तरह यहाँ पर अराथुमाची नाम का एक दूसरा द्वीप भी है और इस द्वीप के लोग भी उतने ही ताकतवर और उतने ही बड़े योद्धा है जितने की पेरुमाची के, और इन दोनों द्वीपों में आपस में बहुत ही पुरानी दुश्मनी है और ये दोनों ही द्वीप एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं एंड इसीलिए अगर रोमन सम्राट चाहे तो वो उनकी दुश्मनी का फायदा उठा सकता है। ये सारी बातें जानने के बाद रोमन सम्राट सीधा उस आदमी के साथ अराथी के द्वीप पर आ जाता है और जहाँ आने के बाद वो अराथी के राजा से मिलता है और जहाँ के राजा होते हैं लॉर्ड बॉबी, जिनका नाम होता है उदिरन, यानी कि यहाँ पर हम बॉबी देओल को देख पाते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि उदिरन और कंगुबा एक दूसरे के काफी बड़े दुश्मन है और बॉबी देओल के यहाँ पर 3 बेटे होते हैं, यानी उदिरन के 3 बेटे होते हैं जो उसी की तरह काफी पावरफुल है। यहाँ पर रोमन सम्राट धीरन से ये ऑफर देता है कि अगर वो पेरुमाची को खत्म कर देगा तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगा, वो उसे इतने सोने के सिक्के देगा कि वो गिनते गिनते थक जाएगा। और ये ऑफर उदिरन को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा करके वो न सिर्फ अपने दुश्मन साम्राज्य को खत्म कर देगा बल्कि इसी के साथ उसको बहुत सारे सोने के सिक्के भी मिल जाएंगे। और उसके बाद उदयन पेरुमाची के राजा और राजकुमार यानी कंगुबा को और उसके पिता को चुनौती देता है युद्ध करने के लिए और उसके इस युद्ध के ऑफर को पेरुमाची स्वीकार कर लेता है। अब पेरुमाची यहाँ पर युद्ध के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रहा होता है और यहाँ पर बॉबी देओल को भी अच्छे से पता था कि वो पेरुमाची के लोगों से युद्ध में कभी भी नहीं जीत सकते क्योंकि पेरुमाची के लोग बहुत ही तगड़े योद्धा हैं और लड़ाई में कोई भी उनको नहीं हरा सकता। और इसीलिए उदिरन यहाँ पर एक प्लान बनाता है कि वो सरप्राइजली पेरुमाची के लोगों पर अटैक करेगा। असल में पेरुमाची के लोग युद्ध से पहले एक बहुत ही बड़ा यज्ञ किया करते थे और उसके बाद वो नदी में स्नान करने के लिए जाते थे और उनके पास कोई भी शस्त्र भी नहीं होता था। स्नान करने के बाद ही वो युद्ध करने के लिए आते थे और ये वाली बात उदयन को पता और उदयन यहाँ पर प्लानिंग करता है कि जब वो लोग स्नान करने के लिए जा रहे होंगे तो उनके पास उनके शस्त्र नहीं होंगे और यही सही वक्त होगा उन पर अटैक करने का। और अपने इसी प्लान को पूरा करने के लिए उदयन अपने 3 बेटों में से 2 बेटों को चुनता है उनके साथ युद्ध करने के लिए और उसी के साथ वो अपनी सारी सेना को भेज देता है, जिसके बाद वो सब लोग पेरुमाची जाते हैं और प्लान के हिसाब से 69 सोल्जर्स के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। अब जैसे ही पेरुमाची के लोग यज्ञ करने के बाद स्नान करने के लिए जाते हैं तो वो लोग उन पर अटैक कर देते हैं और उनके साथ कंगुबा भी वहां पर होता है। कंगुबा निहत्था होने के बावजूद
भी उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। अब इस लड़ाई के दौरान वहां पर पूर्वा भी आ जाता है और पूर्वा को देखकर कंगुबा उससे कहता है कि वो जल्दी से जाकर उसकी तलवार उसे ला करके दे, ताकि कंगुबा अपनी तलवार से इन सबको बड़ी आसानी से मार दे। और इसके बाद पूर्वा जल्दी से कंगुबा की तलवार लेकर आता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि पूर्वा कंगुबा को उसी की तलवार से मार देता है, यानी कि उसकी तलवार उसके हाथ में ना देकर सीधा उसके सीने में घुसा देता है। यानी कि पूर्वा कंगुबा को धोखा देता है और कंगुबा पर हमला करते हुए वो उससे कहता है कि उसके और उसके लोगों की वजह से उसके माता पिता मर गए। बात को वो आज तक भूल नहीं पाया है और इसीलिए उसने कंगुबा को मारकर आज उससे अपना बदला पूरा कर लिया है। लेकिन अब क्योंकि पूर्वा छोटा है और बच्चा है, इसीलिए कंगुबा उसके इसके हमले से मरता नहीं है, लेकिन फिर भी वो जल्दी से अपनी तलवार को अपने हाथ में ले लेता है और कंगुबा उदयन के भेजे हुए सारे लोगों को मार देता है, साथ में उदयन के दोनों बेटों को भी मार देता है। और उसके बाद कंगुबा अपने सारे लोगों के साथ पेरूमाची वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही पेरूमाची के लोगों को ये पता लगता है कि पूर्वा ने कंगुबा को धोखा दिया है, तो वैसे ही ये सारे लोग डिमांड रखते हैं कि पूर्वा को भी जान से मार दिया जाए। लेकिन कंगुबा ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि पूर्वा अभी बच्चा है। लेकिन सारे लोग नहीं मानते हैं, तो कंगुबा के जो पिता होते हैं यानी पेरूमाची के जो राजा होते हैं, वो पूर्वा के लिए सदा सुनाते हैं कि इसे काले जंगल में भेज दिया जाए और यही इसकी सजा है। काला जंगल बेसिकली इनके गांव के पास एक ऐसा जंगल होता है जहां पर बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं और पूर्वा को ये सजा इसलिए दी जाती है ताकि वो जंगल में सरवाइव ना कर पाए और मारा जाए। लेकिन जैसे पूर्वा को ये सजा दी जाती है, वैसे ही कंगुबा अपने पिता से बोलता है कि अगर पूर्वा को काले जंगलों में भेजा जाएगा तो वो भी उसके साथ जाएगा। और फिर उसके बाद कंगुबा पूर्वा को लेकर उसी काले जंगल में चला जाता है। यहाँ पर इस काले जंगल के अंदर हम ये देखते हैं कि पूर्वा को कई सारे संकट आते हैं, लेकिन कंगुबा उसे सारे संकटों से बचा लेता है और इसके साथ ही वो पूर्वा को बहुत ही हिफाजत से रखता है। लेकिन यहाँ पर हम ये नोटिस कर पाते हैं कि पूर्वा कंगुबा से हमेशा गुस्सा रहता है और वो हमेशा उससे दूर जाना चाहता है। लेकिन फिर भी कंगुबा पूर्वा से कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है कि मैं हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लेकिन पूर्वा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन असल में अभी नहीं। अभी उदयन अपनी सेना को लेकर मेरे लोगों पर हमला करने आ रहा है और इसीलिए मुझे इस युद्ध को लड़ना होगा और अपने लोगों को बचाना भी होगा। लेकिन पूर्वा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक बार जैसे ये जंग खत्म हो जाएगी वैसे ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और फिर तुम मुझे जान से मार देना ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो जाए और मेरा भी वचन पूरा हो जाएगा। अब पूर्वा यहाँ पर कंगुरा के मन में अपने लिए इतना सारा प्रेम देखता है तो उसको भी वो अच्छा लगने लग जाता है और इसीलिए उसके मन के अंदर जो भी कंगुवा को लेकर नफरत होती है वो खत्म हो जाती है। उधर दूसरी साइड हम देख पाते हैं कि उदयन को अपने दोनों बेटों के मरने की खबर मिल जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसी टाइम पर उसका तीसरा बेटा पेरूमाची की औरतों पर हमला कर देता है। लेकिन पेरूमाची की औरतें भी काफी वीर और लड़ाकू होती हैं और सबको मारने के बाद फाइनली वो उदयन के तीसरे बेटे को मार देती हैं। अब जैसे ही उदयन को ये पता लगता है कि उसका तीसरा बेटा भी मारा गया है तो वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो पेरूमाची पर खुद ही हमला करेगा और उसी के बाद वो कंगुबा को भी जान से मार देगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो कंगुबा के फादर को यानी पेरूमाची के जो राजा होते हैं उन्हें अकेला पकड़ लेता है और उन्हें जान से मार देता है। लेकिन पेरूमाची के राजा यानी कि कंगुबा के पिता मरने से पहले अपने वाज के जरिए अपने बेटे कंगुबा को ये संदेश भेज देते हैं और इसे युद्ध के बारे में सब कुछ बता देते हैं और इसी के साथ साथ मरने से पहले वो कंगुबा को अपना नया राजा घोषित कर जाते हैं। और दूसरी तरफ जैसे ही कंगुबा को ये खबर मिलती है कि उसके पिता मारे गए हैं तो वो उदयन के लिए सारी तैयारियां कर लेता है और जब उदयन अपनी सेना के साथ उस पर हमला करने के लिए आता है तब कंगुबा अकेले ही अपनी बुद्धिमत्ता से उदयन के सारे सैनिकों पर भारी पड़ता है, यानी उन सबको चुन चुन कर मार देता है। कंगुबा की इस ताकत को देखकर उदयन भी चौंक जाता है और इसीलिए वो सीधा पूर्वा को किडनैप करवा लेता है और उसे पकड़कर अपने पास जहाज पर ले आता है। ये जो लड़ाई हो रही थी वो काले जंगल में हो रही थी और उदयन उस वक्त समुद्र के अंदर अपने जहाज से ये सब कुछ देख रहा होता है। अब सारे सैनिकों को मारने के बाद जब कंगुबा को ये पता लगता है कि पूर्वा को उदयन उठाकर ले गया तो उसे बचाने के लिए उदयन के जहाज पर जाता है। दूसरी तरफ उदयन पूर्वा को एक रस्सी से बांधकर जहाज से नीचे लटका देता है और कंगुबा के वहां पर आते ही वो उस रस्सी को काट देता है, जिस वजह से पूर्वा समुद्र के अंदर गिरने लगता है। लेकिन कंगुबा सही टाइम पर उसकी रस्सी पकड़ लेता है और पूर्वा को पानी में गिरने से बचा लेता है। और हम ये भी नोटिस करते हैं कि इस टाइम पर पानी में बहुत सारे शार्क होते हैं और ये सारे शार्क पूर्वा के गिरने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो उसके पानी में गिरते ही उसे खा जाए। लेकिन कंगुआ अपनी सारी ताकत लगाकर उस रस्सी को पकड़ कर रखता है और पूर्वा को बचाने की कोशिश करता है और इसी टाइम पर उदयन वहां पर आता है और वो कंगुआ को जोर जोर से मारने लगता है। दूर से पूर्वा ये नोटिस करता है कि कंगुआ को बहुत तेज पीटा जा रहा है तो वो नोटिस करता है कि उसी की वजह से कंगुआ उदयन को पीट नहीं पा रहा, क्योंकि उसने पूरा ध्यान रस्सी पकड़ने में लगाया हुआ है। इसीलिए वो जोर से कंगुआ को बोलता है कि वो रस्सी को छोड़, लेकिन कंगुआ तो ऐसा करने वाला बिल्कुल भी नहीं था। काफी मेहनत करने के बाद भी कंगुआ रस्सी को नहीं छोड़ता है तो फाइनली पूर्वा अपने आप ही अपनी रस्सी को काट लेता है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर गिर जाता है और शार्क उसे खा जाते हैं। अब पूर्वा यहाँ पर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता था कि कंगुआ उसे बचाने की बजाय
बचाए खुद को और अपने लोगों को बचाए। इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि जैसे ही पूर्वा पानी में गिरता है और कंगवा को पता चलता है कि पूर्वा मारा गया तो कंगवा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। एंड उसके बाद वो उदयन को बहुत बुरी तरीके से मारता है एंड फाइनली उसे बिल्कुल जान से मार देता है। और इसी के साथ हमारी कहानी आ जाती है प्रेजेंट में। एंड प्रेजेंट में हम देखते हैं कि रशियन सोल्जर जेटा को पकड़ के ले जा रहे थे और फ्रांसिस उसे बचाने के लिए उनके पीछे भाग रहा है। यहाँ पर फ्रांसिस को गोली भी लगी थी, वो काफी घायल था, बावजूद इसके वो लगातार उनके पीछे भागे जा रहा था और सीधा उनके प्लेन के अंदर आ जाता है और वहां पर आके वो सारे सोल्जर्स को मार देता है। यहाँ पर भी हमें काफी खून खराबा यानी काफी लड़ाई देखने को मिलती है। फाइनली लड़ा के वो जेटा को बचा लेता है। एंड इसी के साथ जेटा को और फ्रांसिस को अपने कुछ फ्लैशबैक भी आ रहे थे पुराने वाले। तो यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जेटा और फ्रांसिस का ये पुनर्जन्म था। फ्रांसिस पहले जन्म में कंगूबा था और जेटा पहले जन्म में पूर्वा था। एंड इसी के साथ हमारी कहानी फिर से पास्ट में पहुंच जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि कंगूबा ने उदयन को मार दिया है और अब उसका दाग संस्कार होने वाला है। उदयन की मौत से उसके सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उदयन भी मारा गया था और उसी के साथ साथ उसके तीनों बेटे भी मारे गए थे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि राजा किसको बनाया जाए। तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक बंदे की जिसका नाम होता है रक्तासन। हालांकि रक्तासन उदयन का बेटा होता है लेकिन वो उसका और उसकी एक दासी का बेटा होता है, यानी कि रक्तासन उसकी नाजायज संतान थी, जिसकी वजह से वो उसे राजकुमार स्वीकार नहीं करता है और उसको वहां से निकाल देता है। जैसे ही उदयन की मौत होती है तो वो रक्तासन वहां पर आता है और अपने आप को वहां का राजा घोषित कर लेता है। ये अपने पिता से भी ज्यादा पावरफुल और खुकार होता है एंड इसीलिए राजा बनते ही वो ये कसम खाता है कि वो कंगुवा को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेगा। और फिर इसी के साथ कहानी आ जाती है प्रेजेंट टाइम में। और अब हमें यहाँ पर वही वाली रशियन लैब दिखाई जाती है जहाँ पर बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और अब हमें इस लैब का हेड दिखाया जाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये जो आदमी होता है वो कोई और नहीं बल्कि पास्ट वाला रक्तासन होता है, यानी कि पास्ट में जो रक्तासन था वो उसका पुनर्जन्म था। और जब फ्रांसिस जेटा को बचा रहा होता है तो वो अपनी लैब से सीसीटीवी के जरिए फ्रांसिस को देख लेता है। लेकिन इससे पहले शॉकिंग बात ये होती है कि यहाँ फ्रांसिस को देखकर वो कहता है कि ये कंगूबा है, जिसका मतलब ये है दोस्तों कि रक्ता संबंध भी कंगूबा को जानता है। सो गाइस, इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है और इसी के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे लिए छोड़ जाती है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि यहाँ पर रक्ता संबंध की मौत कैसे हुई, कंगूबा और उसके बीच में क्या हुआ और कैसे उन दोनों की डेथ हुई और किस तरीके से उनका पुनर्जन्म हुआ। और इन सारी चीजों के जवाब मिलेंगे हमें इस मूवी के अगले पार्ट में। तो ये रही थी मूवी की एक्सप्लेनेशन और अब मैं यहाँ पर अपना पर्सनल रिव्यू आप लोगों के साथ इस मूवी को लेकर शेयर करना चाहूंगी। तो मुझे ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी। मूवी अच्छी है, ठीक ठाक है, 50-50 आप रख सकते हो, वन टाइम आप इसे देख सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो। तो मुझे ठीक ठाक मूवी लगी। आप भी मुझे अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।